हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की इग्नू सीरीज़ है और आप सभी को पता है कि इस समय हम लोग मर्टन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आर के मर्टन जो हैं वो सोशियोलॉजी में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंकर हो जाते हैं। और आप सभी को ये पता भी होगा कि इनकी बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे कि संदर्भ समूह की अवधारणा है, या फिर सापेक्ष वंचना की अवधारणा है, या फिर उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आता है टॉपिक जो है वो है व्यक्त और अव्यक्त प्रकार्य। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आप लोग समझेंगे तो व्यक्त और अव्यक्त प्रकार्य का अर्थ यही निकलता है कि जो काम हमें, कोई काम हम कर रहे हैं जो हमें सीधे सीधे उसका परिणाम दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है, तो उसे व्यक्त कहते हैं। और जो ऐसे काम हम कर रहे हैं जिसका रिजल्ट हमें पता भी नहीं है कि क्या होगा, या वो कार्य भी हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, हमसे वो कार्य हुआ है और उसका रिजल्ट कुछ और आ जाएगा, तो अव्यक्त प्रकार्य हो जाएगा। ये तो सिंपल आप लोगों को जो हेडलाइन है उसका अर्थ निकलता है, लेकिन आखिर में मर्टन ने बहुत ही डिटेल में बताया है कि व्यक्त और अव्यक्त प्रकार्य के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको हमें समझना ज़रूरी है। और ये आप सभी को पहले से ही पता है कि जो इग्नू सीरीज़ होती है वो काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। इग्नू के बुक में जो भी मर्टन के बारे में दिया गया है वो एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, उसमें से कुछ भी मिस नहीं करते हैं। तो आज हम लोग मर्टन की जो व्यक्त और अव्यक्त प्रकार्य की अवधारणा है, इसमें सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में प्रकार्य क्या होता है। मर्टन ने प्रकार्य की अवधारणा के बारे में अपने कुछ विचार बताए हैं, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। वो यहाँ पे इग्नू के बुक में लिखा गया है कि हमारे समाज में कामकाज कैसे चलता है। आखिर में समाज है, समाज में विभिन्न कार्य होते हैं, तो ये कार्य कैसे होते हैं, अर्थात समाज को बनाने वाले विविध घटक हमें समाज से सकारात्मक तथा रचनात्मक रूप से कैसे जोड़ते हैं। समाज है, समाज में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, समाज आखिर में अस्तित्व में कैसे है, उसमें हमारा योगदान क्या है, इन सभी के बारे में मन में ख्याल आता है। अब जैसे ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अखबार है, मान लीजिए अखबार है, तो अखबार है उसका भी अपना फंक्शन है, उसका भी अपना प्रकार्य है। अगर हमारे घरों में अखबार नहीं आए तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। हालांकि आज के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो घर में टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन है, अभी तो रेडियो है, विभिन्न इक्विपमेंट हैं जिनसे हम देश दुनिया की जानकारी जो है इकट्ठा करते हैं। लेकिन अगर पहले की अगर हम बारे में देखें, उस समय के समाज के बारे में सोचें, तो जो अखबार होते हैं वो हमारे घर में जब आते हैं तो हम उन्हें पढ़ के और ये समझ पाते हैं कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो अखबार का भी अपना कुछ प्रकार्य है। विश्वविद्यालय हो, विश्वविद्यालय, अब जैसे विश्वविद्यालय में हम जाते हैं तो आखिर में विश्वविद्यालय का भी अपना कुछ प्रकार्य है कि वो हमें शिक्षित करते हैं, एक सफल नागरिक बनाते हैं। तो विश्वविद्यालय का भी अपना एक फंक्शन होता है। और जब हम एक अगर अच्छे नागरिक बनते हैं तो समाज की जो सुव्यवस्था है उसमें हम अपने योगदान को देते हैं। या फिर काम करने का जो स्थान होता है उसका भी अपना एक फंक्शन है। या फिर हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हों, जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं तो वह समाज को सकारात्मक रूप से जोड़ती हैं। ये जितने भी हम देखें, हमें समाज में जो भी तत्व दिखते हैं सभी के सभी कुछ न कुछ फंक्शन करते हैं, कुछ न कुछ ऐसा अपना योगदान देते हैं जिससे कि समाज जो है वो सकारात्मक रूप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, समाज के सदस्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार से समाज का अस्तित्व जो है वो बना हुआ है। इस तरह समाज के अंग और सक्रिय सदस्य के रूप में सामाजिक संस्थाएं अब आपके योगदान को बढ़ाती हैं। तो
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि समाज में जो भी समाज के अंग हैं, चाहे वो धार्मिक संस्था हो, चाहे राजनीतिक संस्था हो, चाहे आर्थिक संस्था हो, चाहे सांस्कृतिक संस्था हो, जो विभिन्न संस्थाएं हैं, ये सभी की सभी आखिर में किससे बनी हैं? इन सभी से मिलके समाज बना है, लेकिन ये सारी संस्थाएं जो हैं वो हम ही से तो मिलके बनी हैं, तो हमारे योगदान को ही दिखाती हैं। समाज जो होता है वहाँ के व्यक्तियों का किस प्रकार से एक रहन सहन है वो उसको दर्शाता है। इससे समाज आपस में जुड़ा रहता है। सामाजिक संस्थाओं का यही प्रकार्य है कि समाज की एकात्मकता बनी रहे। तो समाज का आखिर में समाज में जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनका फंक्शन क्या है? तो उनका फंक्शन यही है कि चूँकि वो समाज के अंग हैं और समाज के अंग होने के नाते वो एक दूसरे से सावयवी रूप से एक दूसरे से जुड़ के और एकात्मकता की कड़ी को जोड़े रखें और इस प्रकार से समाज जो है वो संतुलित अवस्था में आगे को बढ़ता रहे। समाज इसलिए काम कर पाता है क्योंकि इसको बनाने वाले तत्व, या यहाँ पे आप लोग कट कर दीजिएगा, मिस टाइपिंग हो गया है, सामाजिक संस्थाएं और सांस्कृतिक रीति रिवाज सामाजिक एकता को बनाए रखने में अपना अपना योगदान देते हैं। तो चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हैं या फिर हमारी जो सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं, रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, ये सभी के सभी सामाजिक एकता को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। इसी योगदान को प्रकार्य कहते हैं। तो जो विभिन्न जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो सांस्कृतिक जो तत्व हमें समाज में देखने को मिलते हैं, जो कि रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, रूढ़ियां हैं, तो ये सभी के सभी समाज की एकात्मकता को बनाए रखने में अपना अपना योगदान देते हैं और यही योगदान जो है उसी को हम प्रकार्य कहते हैं। तो उम्मीद है कि अभी जो प्रकार्य आखिर में क्या होता है ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो इसी योगदान को प्रकार्य कहते हैं जिससे समाज में व्यवस्था, एकता और जुड़ाव उत्पन्न होते हैं। मर्टन ने 1949 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, वेरी इम्पॉर्टेंट बुक, इसको आप लोग बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ज़रूर से याद रखना है। एक बोलेंगे कि हार्ट बुक होता है कि इस बुक को तो मतलब उन्हीं के नाम से जाना जाता है, या इस बुक की पहचान मर्टन से है, या मर्टन की पहचान इस बुक से है। तो इस टाइप की ये बुक है, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं, इसको ज़रूर याद रखना है। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर किस सन में प्रकाशित हुई थी ये भी आप लोगों को याद रखना है, 1949 में। तो जो प्रकार्य की अवधारणा है, इस अवधारणा को इन्होंने 1949 में जो प्रकाशित हुई इनकी बुक है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, इसमें इन्होंने अपनी अवधारणा को जो है वो मेंशन किया था या स्पष्ट किया था। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि प्रकार्य शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ क्या होते हैं। इग्नू की बुक में ये लगभग 1.5 पेज का पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है कि प्रकार्य के अलग अलग अर्थ क्या होते हैं, लेकिन इसको मुझे लगा कि आप लोग इमेज के माध्यम से यदि समझ लेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा समझना। मर्टन ने लगभग प्रकार्य की 5 परिभाषाएं दी हैं। उन्होंने बताया कि जो प्रकार्य होता है इसको इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, तो इन्होंने लगभग 5 प्रकार की इसकी परिभाषाएं बताई हैं, जिससे इन्होंने समाज शास्त्रीय परिभाषा कौन सी होगी उसकी कड़ी को जोड़ा है। इसमें पहली अगर हम बात करें परिभाषा की तो पहले नंबर पे आता है कि फंक्शन, जैसे कि हम लोग भी कहते हैं कि हम एक फंक्शन में जा रहे हैं, यानी कि किसी का शादी ब्याह कुछ इस तरीके का, या कहीं किसी की बर्थडे पार्टी है या कुछ इस तरीके का फंक्शन होता है, किसी का गृह प्रवेश है, तो हम बोलते हैं कि हम किसी फंक्शन में जा रहे हैं या फंक्शन में गए थे। तो पहला इमेज जो है वो पार्टी को दिखा रहा है कि कोई ऐसी वेडिंग पार्टी है जहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं और अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं, एक दूसरे में बांट रहे हैं। तो मर्टन ने कहा है कि ये भी एक फंक्शन होता है जिसका कि समाजशास्त्रीय परिभाषा से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे फंक्शन की बात करें तो मैथमेटिक्स में
दूसरी परिभाषा मैथमेटिक्स में फंक्शन की आती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फंक्शन नोटेशन। यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है y इक्वल्स टू एफ और ब्रैकेट में x। अर्थात ये क्या होता है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि x जो है ये हमारा एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है, अर्थात स्वतंत्र चर है। y जो है वो परतंत्र चर है। कैसे? x जो है, x की वैल्यू यदि बदलती है, x मान लेते हैं इस समय की ट्रू है, तो y इक्वल्स टू हमारा इसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू बदलेगी। f जो होता है वो कंडीशन को शो करता है कि हाँ किस कंडीशन में x की वैल्यू यदि ये है तो y की वैल्यू क्या होगी। अगर x की वैल्यू बदल जाती है तो y की वैल्यू भी बदल जाती है। इस प्रकार से x जो है वो एक स्वतंत्र चर है, इसके बदलने से y पे फर्क पड़ता है, जबकि सॉरी y के बदलने पे x पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ भी जो मैथमेटिक्स है इसमें भी फंक्शन एक वर्ड है जिसको यूज किया जाता है। तीसरा अर्थ निकलता है, इन्होंने बताया था कि जो भी ब्रिटिशर्स या मान लें या इंग्लिश कल्चर जो है ये बोल सकते हैं, चाहे वो वेस्टर्न कल्चर कोई भी है, उसमें जब भी अगर कोई जो काम करता है तो उसको भी लोग फंक्शन के तरीके से देखते हैं कि मैं फला फंक्शन करता हूँ। तो इस प्रकार से तीसरा अर्थ इन्होंने कहा है कि ये निकलता है, इसका भी समाजशास्त्रीय परिभाषा से कोई लेना देना नहीं है। चौथा इन्होंने परिभाषा जो दिया है वो ये दिया है कि किसी पद पे रहते हुए, चाहे वो कोई भी पोस्ट होती है, कोई पद होता है समाज में, कोई परिस्थिति है, उसके अनुसार भी प्रत्येक जो पद है उसका अपना एक फंक्शन होता है, प्रकार्य होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं कि पुलिस हैं, तो इन लोगों का अपना एक फंक्शन है समाज में जो सुव्यवस्था है उसको बनाए रखना, या कभी भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना, इस तरीके की फंक्शन जो होते हैं वो पुलिस की होती है। उसी प्रकार से एक डॉक्टर की अगर फंक्शन की बात करें तो डॉक्टर जो होता है वो मरीज़ का इलाज करता है, मरीज़ को यहाँ तक कि उसके मन में जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी डाउट हैं अपने हेल्थ को लेके, वो उसको भी बताता है, या फिर उसे कैसे स्वस्थ हुआ रह सकता है उसे भी बताता है, साथ में दवाइयाँ भी देता है, कुछ टेस्ट वगैरह की ज़रूरत होता है तो वो भी करता है। तो इस प्रकार से डॉक्टर का समाज में अपना फंक्शन है। वहीं पे अगर शिक्षक की बात करें तो वो समाज का एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए बच्चों में अपना योगदान देता है, तो शिक्षक का अपना एक अलग से फंक्शन है। तो इस प्रकार से मर्टन ने यहाँ पे 4 प्रकार के फंक्शन ऐसी समझाए हैं जिनका कि समाजशास्त्रीय परिभाषा से कोई लेना देना नहीं है। 5वें फंक्शन को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग इग्नू की बुक से मैंने सीधे सीधे ले लिया कि शायद आप लोगों को ज़्यादा सही होगा समझने में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मर्टन कहते हैं कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण में फंक्शन या प्रकार का 5वां अर्थ जीव विज्ञान से लिया गया है। 4 तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया जिसका समाजशास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। 5वां जो परिभाषा है, जो इसका मीनिंग निकाला जाता है, उसको जीव विज्ञान से लिया गया है। आप सभी को पता है कि जो ऑर्गेनिक की बात होती है, हम लोग देखे हैं सावयवी की बात करते हैं, तो ये जीव विज्ञान का ही कॉन्सेप्ट है। तो जहाँ इसका अर्थ है शरीर को बनाए रखने और उसकी देख रेख में किसी शारीरिक प्रक्रिया के योगदान से होता है कि हमारे जो ये आप लोग अगर शरीर देख रहे हैं तो जो यहाँ पे श्वसन प्रणाली है, या फिर आप लोग धमनी प्रणाली देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग फेफड़े देख सकते हैं, तो विभिन्न जो शरीर के विभिन्न अंगों की क्रियाएं हैं वो मनुष्य को जीवन देती हैं। ये हमारा जो है जीव विज्ञान से कॉन्सेप्ट लिया गया है प्रकार्य का। यहाँ पे अगर समाजशास्त्र में देखें तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग इमेज में देख सकते हैं कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं जो हैं वो एक
कैसे आर्थिक संस्था है, आर्थिक संस्था जो है वो धार्मिक संस्था पे डिपेंड करती है या धार्मिक संस्था आर्थिक संस्था पे डिपेंड करती है, आर्थिक संस्थाएं जो हैं वो शैक्षिक संस्थाएं हैं उस पे डिपेंड करती हैं, या शैक्षिक संस्थाएं आर्थिक संस्थाएं पे डिपेंड करती हैं, या फिर राजनीतिक संस्थाएं हैं, तो सभी के सभी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था जो है ये इन सभी पे डिपेंड करता है, चाहे वो आर्थिक संस्था है, चाहे शैक्षिक संस्था है, चाहे वो राजनीतिक संस्थाएं हैं या फिर धार्मिक संस्थाएं, तो सभी पे जो है वो सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं जो हैं डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जीव विज्ञान से अपनाई गई समाजशास्त्र में प्रकार की अवधारणा। तो ये आप सभी को पता है कि मर्टन जो है वो काफ़ी हद तक पार्सन से ही प्रभावित थे, क्योंकि पार्सन्स उनके गुरु थे। तो मर्टन ने भी फंक्शन को जो है वो काफ़ी प्रायोरिटी दी है, लेकिन मर्टन पार्सन से वहाँ पे अलग हो जाते हैं जहाँ पे इन्होंने फंक्शंस को बहुत तरीके से देखा है। इन्होंने फंक्शंस के बहुत सारे टाइप्स बता दिए कि फंक्शन सिर्फ वही नहीं होता है कि जो कि समाज की एकता को बनाए रखे, उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि हमें समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे दो विचारक और हैं जिन्होंने फंक्शंस की परिभाषा दी है, और ये परिभाषा मुझे इग्नू की बुक में मिली, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इस परिभाषा को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। सामाजिक निशास्त्री रैडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार्य शब्द को इसी अर्थ में सामाजिक विज्ञानों में इस्तेमाल करते हुए लिखा है। किस अर्थ में? जो हमने जीव विज्ञान से प्रकार्य का अर्थ निकाला है कि किसी भी प्रक्रिया के प्रकार्य से हमारा आशय सामाजिक जीवन में उसकी संपूर्ण भूमिका से और सामाजिक संरचना को बनाए रखने में उसके योगदान से है। तो ये परिभाषा जो है वो रैडक्लिफ ब्राउन के द्वारा दी गई है, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अब बहुत ही अगर सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोग खुद सोच के देखें प्रकार के बारे में, यदि फंक्शन के बारे में, तो मानव का जो शरीर है, अगर हम इसमें अपने पांचों उंगलियों की बात कर लें, तो अगर हम देखें कि हमारी जो ये उंगली है, अगर किसी एक थैले को उठाना है, मान लेते हैं कोई एक थोड़ा ज़्यादा सामान रखा हुआ थैला है, और अगर हमने अपने इस उंगली से अगर थैले को उठाया तो हम ये देखेंगे कि उसको थोड़ी देर तक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमने अपनी छोटी उंगली जो है, कनिष्ठ उंगली है, इससे अगर हम उठाते हैं तो हम उतना वेट नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। उसको बहुत जल्दी मुझे लगेगा कि मेरी उंगली दर्द कर रही है और मुझे रख देना चाहिए। अर्थात यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि जो पाँचों उंगलियाँ हैं, इन पाँचों उंगलियों का फंक्शन जो है वो सेम नहीं है। इन सारी जो पांचों की पांचों उंगलियां हैं, इनमें से हो सकता है कि किसी उंगली का फंक्शन ज़्यादा होता हो, किसी का बहुत कम होता हो, लेकिन हमें ये समझना भी ज़रूरी है कि पांचों उंगलियां ज़रूरी हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। ऐसी बहुत सारे अवसर होते हैं जहाँ पे हमें इन पांचों उंगलियों की ज़रूरत पड़ती है, और पांचों उंगलियों का उतना ही ज़्यादा महत्व है। सेम यही बात मर्टन ने समाज पे अप्लाई किया था। उन्होंने ये समझने की कोशिश की थी कि जो समाज के विभिन्न तत्व हैं या प्रत्येक व्यक्ति जो है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सभी एक कैटेगरी में हैं, लेकिन उनके अपने अलग अलग जो भी उनके इंटेलिजेंसी है, उनका टैलेंट है, उसके अनुसार वो अपने कार्य अगर करते हैं, और सबसे बड़ा पॉइंट ये निकलता है कि सकारात्मक रूप से अगर करते हैं तो समाज में एकात्मकता बनी रहेगी। अदरवाइज देखेंगे तो संघर्ष की हमें स्थिति नज़र आएगी या कन्फ्लिक्ट का कंडीशन दिखता है। दूसरे विचारक हैं मैलिनोव्स्की। मैलिनोव्स्की के अनुसार सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों के प्रकार से हमारा तात्पर्य है समग्र सांस्कृतिक प्रणाली में इकाइयों की एक दूसरे से संबद्ध होकर निभाई गई भूमिका। तो ये परिभाषा जो है वो मैलिनोव्स्की की दी गई है। दोनों जो विचारक हैं रैडक्लिफ ब्राउन, मैलिनोव्स्की, आप सभी को ऑलरेडी हम लोग जो इग्नू सीरीज़ है इसमें हम लोग दोनों विचारकों को चर्चा कर चुके हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि रैडक्लिफ ब्राउन है और जो मैलिनोव्स्की हैं, इन दोनों के विचारों में क्या बेसिक डिफरेंस है। इसको हम लोग ऑलरेडी अपने जो इनके लेक्चर्स थे उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो दोनों विचारकों ने आखिर में जो प्रकार के
अर्थ क्या निकलते हैं उसके बारे में अपने अपने कथन दिए हैं, ये आप लोग जरूर से याद रखिएगा। समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते हमें प्रकार के इसी विशेष अर्थ पर विशेष ध्यान देना है और दो बातें याद रखनी है। मर्टन ने कहा है कि हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते प्रकार का जो ये अर्थ निकलता है हमें उसी पे ध्यान देना है, लेकिन इसके लिए दो बातों का ध्यान रखना है। ये दो बातें कौन सी हैं? पहली बात यह है कि समाज जो है वो अव्यवस्थित और बेतरतीब नहीं होता है। तो हमारे माइंड में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जो समाज है वो अव्यवस्थित है या बेतरतीब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसकी अपनी व्यवस्था और संरचना है। तो मर्टन ऐसा कहते हैं कि समाज की अपनी खुद की व्यवस्था है और संरचना है। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो राजनीतिक प्रणाली, अर्थव्यवस्था, धर्म, परिवार, शिक्षा जैसे समाज के अनेक घटकों को एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लें कि अगर हम सिर्फ शिक्षा को समझना चाहें तो सिर्फ शिक्षा को हम परिवार से अलग रख के नहीं देख सकते हैं, क्योंकि शिक्षा का अस्तित्व तभी होगा जब परिवार का होगा। अगर परिवार ही नहीं है तो फिर शिक्षा का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इस प्रकार से हम जो समाज में प्रत्येक घटक हैं उनको अलग अलग नहीं समझ सकते हैं। अपने विविध अंगों के बीच इसी अंतर्निहित संबंध से ही समाज जो है वो टिका रहता है, अर्थात उसका अस्तित्व बना हुआ है। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि इसी अंतर्निहित संबंध को सही तरीके से समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि किस प्रकार हर घटक जो होता है, प्रत्येक घटक इस अंतर्निहित व्यवस्था और संरचना को बनाए रखने में अपना योगदान देता है। तो जो ये प्रत्येक घटक है, चाहे वो परिवार है, धर्म है, शिक्षा है, ये सभी के सभी समाज की व्यवस्था और संरचना को बनाए रखने में अपना योगदान किस प्रकार से देता है। दूसरी पॉइंट हमको ये है कि हमें इसको समझना है। यही योगदान या भूमिका उस घटक का प्रकार होता है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि शिक्षा का अपना प्रकार है, शिक्षा का अपना फंक्शन है, क्योंकि शिक्षा का योगदान ज्ञान और कौशल देना है जिससे कि समाज जो है वो प्रगति करता है। यहाँ पे मर्टन का एक और की टर्म है, आप लोग याद रखिएगा, निष्पक्ष परिणाम और स्वपरक मनोवृत्तियाँ, ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस और सब्जेक्टिव डिस्पोजिशंस, ये इनकी की टर्म है, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसको चूँकि बुक में थोड़ा टिपिकल वर्ड में दिया है, फिर मैं यहाँ पे सेम चीज़ वही पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगी तो आप लोगों को भी लगेगा कि क्या है इसका मीनिंग, क्या निकलता है। मैं जस्ट इसीलिए इमेज के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की हूँ। हमें सिर्फ टॉपिक समझ में आना चाहिए कि आखिर में ये कह क्या रहा है। मुझे बस इतना समझ में आ गया तो हम समझ जाएंगे हाँ आखिर में ये क्या है, आखिर में मैटर क्या है। निष्पक्ष परिणाम, इससे आप लोग इतना समझ रहे होंगे कि जो भी परिणाम है वो निष्पक्ष होता है। और स्वपरक मनोवृत्तियाँ, अर्थात हमारी खुद की क्या सोच है, क्या हम समझते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग मान लेते हैं एक स्कूल है या एक शिक्षा संस्थान है, हम लोग शिक्षा को यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में लेंगे। तो मान लेते हैं कि एक शिक्षा संस्थान है, वहाँ पे अगर बच्चे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रत्येक बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं। बच्चों से पूछा जाए कि आखिर में आप स्कूल क्यों जाते हैं, तो बच्चे के मन में क्या आएगा। छोटा बच्चा है, उसको तो पता नहीं है कि मैं स्कूल इसलिए जाता हूँ कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे पढ़ना है, लिखना है, हाँ, अपने देश को देश का अच्छा नागरिक बनना है और देश में जो भी कमियां हैं उनको दूर करना है, हमें अपने देश को अच्छा रखना है या अपने देश की पहचान बनाना है। ऐसा कुछ तो उसके मन में, छोटे बच्चे के मन में नहीं रहता है। उसको मन में ये रहता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत कुछ खेलने को मिलता है, मेरे नए नए दोस्त बने हुए हैं।
तो ये जो है ये सब्जेक्टिव डिस्पोजिशन होता है, अर्थात स्वपरक मनोवृत्तियाँ होती हैं जो कि उसकी खुद के बच्चे की अपनी है, कि उसने सोचा कि मैं स्कूल जाता हूँ तो इसलिए जाता हूँ, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। रियलिटी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बच्चे जो हैं वो विद्यालय इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ से ज्ञान मिलता है, कौशल की शिक्षा मिलती है, और इस प्रकार से उनके अंदर जो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल है वो काफ़ी बढ़ता है, देश के प्रति या बोले ज्ञान के प्रति काफ़ी कुछ जागरूक होते हैं, उनको बहुत कुछ ज्ञान अर्जन करने को मिलता है, बहुत कुछ समझदारी भी विकसित होती है स्कूल जाने से, और उनको ये समझ में आता है कि वो इनडायरेक्ट है। हम इसमें डायरेक्ट की बात तो ये है कि हम मस्ती करेंगे, और जो बच्चा खुद सोचता है कि मस्ती करेंगे और बहुत सारे दोस्त होते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है स्कूल में, लेकिन उसका जो अगर दूसरा पक्ष देखा जाए तो वो ये है कि जो स्कूल में बच्चा जा रहा है उसका व्यक्तित्व विकसित किया जा रहा है। विभिन्न, चाहे वो खेल हों, चाहे वो हम देखेंगे कि तर्क वितर्क होता है, या फिर परीक्षा प्रणाली जो है, परीक्षा प्रणाली की अगर हम बात करें तो परीक्षा प्रणाली जो है आखिर में क्यों है, परीक्षा प्रणाली का भी अपना एक प्रकार्य है। कैसे है, जैसे कि अगर बच्चे को लगता है कि परीक्षा हम इसलिए देते हैं कि हमने साल भर में क्या पढ़ा है और इसके बाद हम किस लेवल से पढ़े हैं वैसा हमारा हम एग्ज़ाम देंगे और रिज़ल्ट आ जाएगा, तो ये बात बच्चा सोचता है। लेकिन क्या परीक्षा प्रणाली का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है? नहीं, परीक्षा प्रणाली का उद्देश्य इसके अलग जो है, इतना तो जो है वो है ही है, ये तो डायरेक्ट दिखता है कि हमने जो साल भर में पढ़ा उसको हम जाके और याद करके एग्ज़ाम में हम बैठ के लिख के आ रहे हैं, हमारा रिज़ल्ट बन गया, हमें पता चल गया कि हमारी तैयारी कितनी थी, हमारा रिज़ल्ट कैसा है। लेकिन इसके अलावा जो उसके फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, परीक्षा प्रणाली से एक हमें ये समझ में आ जाता है कि बच्चा जो है उसका मेंटल लेवल क्या है, उसने किस प्रकार की तैयारी की है। तो अगर हम 40 बच्चों की बात करें तो 40 बच्चों में क्या सारे बच्चे बिल्कुल इक्वल टैलेंट के होंगे, एक समान प्रतिभा के नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ से बच्चों को छांटा भी जाता है कि कौन सा बच्चा किस लायक हो सकता है। कुछ बच्चे खेल में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे म्यूजिक में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार से विद्यालय का ये भी काम है कि बच्चों को ये समझना कि हाँ बच्चे किस लेवल पे हैं, उनके अनुसार उनको उस तरीके से तैयार करता है। एक बोलेंगे कि बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम किया जाता है, जिससे कि अगर देखें तो प्रत्येक विद्यालय से जो बच्चे निकलते हैं वो समाज का या देश का भविष्य होते हैं। तो इस प्रकार से ये कहें कि एक देश के भविष्य को बनाने का काम जो है वो विद्यालय करता है। सिर्फ एक साल के पढ़ने का, एग्ज़ाम में जाके बैठ के लिखने का रिज़ल्ट स्कूल नहीं देता है, बल्कि एक देश का भविष्य भी बनाता है। तो ये जो होता है प्रकार्य, जो इतना हम देखते हैं सोचते हैं उससे कहीं बढ़ के होता है। तो यहाँ पे मर्टन यही कहते हैं कि जो ये परिणाम है हमें निष्पक्ष देखना चाहिए। एक समाजशास्त्री को जो परिणाम है वो उस व्यक्ति विशेष के अंदर क्या चल रहा है या वो क्या सोचता है, वो हमें उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिखाई देता है जितना कि उसका परिणाम हमारा आगे भविष्य में जाके एक निष्पक्ष तरीके से क्या निकलता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मर्टन ने कहा है कि एक समाजशास्त्री को निष्पक्ष परिणाम देखना चाहिए, ना कि स्वपरक मनोवृत्तियाँ देखनी चाहिए। तो उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से आप लोगों को इनका जो ये कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन्होंने कुछ प्रकारों की बात की है, मैंने आप लोगों को बताया कि इन्होंने प्रकार्य को भी कई तरीके से कई टाइप्स में बताया है इन्होंने। तो इन्होंने बताया है कि एक तो प्रकार्य ही होता है
दूसरा दुष्प्रकार्य होता है, व्यक्त प्रकार्य होता है और अव्यक्त प्रकार्य होता है। ये क्या होते हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। प्रकार्य के बारे में अगर सिंपल तरीके से देखें तो इन्होंने कहा है कि ऐसे देखे जा सकने वाले परिणाम जिनसे व्यवस्था विशेष के अनुरूप ढलने में मदद मिलती है, तो इसे प्रकार्य कहते हैं। सिंपल सी बात है कि हमें समाज में रहना है तो समाज के अनुसार हमें अपना व्यवहार करना पड़ेगा। तो उसकी जो भी व्यवस्था हमें समाज में दिख रही है उस व्यवस्था विशेष के अनुरूप ढलने में हमें जिससे मदद मिलती है वो हमारा प्रकार्य कहलाता है। लेकिन मर्टन ने कहा कि हमें हमेशा ऐसा नहीं दिखाई देगा कि ऐसे ही प्रकार्य दिखते हैं कि जो कि व्यवस्था विशेष के हमें अनुकूलन में मदद दे, बल्कि हमें कुछ ऐसे भी प्रकार्य दिखते हैं जो कि उसमें बाधा भी उत्पन्न करते हैं, और उन्हीं को इन्होंने दुष्प्रकार्य कहा है। इन्होंने कहा है कि दुष्प्रकार्य ऐसे देखे जा सकने वाले परिणाम हैं जो व्यवस्था के अनुरूप ढालने या उनके अनुकूल होने में बाधक होते हैं। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे अगर हम मान लें कि हमारा जो भारत देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है, ये आप सभी को पता है। हम चाहेंगे कि यहाँ पे सबको समान अवसर मिले, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, संविधान में भी प्रावधान है इसका कि सबको समान शिक्षा है, समान हर चीज़ का समान अवसर मिले, कोई ऊंच नीच ना हो, किसी धर्म का भेदभाव ना हो। इस प्रकार के जो प्रावधान है ये हम भी अपेक्षा करते हैं कि हमारे देश में ऐसी ही व्यवस्था देखने को मिले जहाँ ना कोई ऊंच हो ना नीच हो, ना कोई इस तरीके से धर्म को लेके लड़ रहे हैं, क्षेत्र को लेके लड़ रहे हैं। इस तरीके की कोई स्थिति हम क्या किसी को नहीं पसंद आएगा कि हमारे देश के अंदर ऐसा माहौल दिख रहा है। यहीं पे इग्नू के बुक में जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है जाति व्यवस्था का। मैं जो इग्नू के बुक में एग्जाम्पल दिया है मैं उसी को लेके चलूँगी, मैंने अपने अलग से कुछ नहीं एग्जाम्पल दिया है जाति व्यवस्था को। तो जाति व्यवस्था की बात यदि हम देखें तो मर्टन कहते हैं कि ये जो है एक डिसफंक्शन का कार्य करता है, क्योंकि जाति व्यवस्था एक हायरार्की बनाती है, एक स्तरीकरण लाता है समाज में कि जो जिस जाति का है उसके अनुसार उसकी समाज में परिस्थिति बनी रहे। तो अगर जाति व्यवस्था हमारी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई देती है तो ऐसा देखने को मिलता है कि समाज में जो हम एक समानता की भावना को लाना चाहते हैं वो कहीं भी कंप्लीट होती हुई नज़र नहीं आती है। तो जाति व्यवस्था जो है वो समाज में एक दुष्प्रकारी या डिसफंक्शन का कार्य करती है। तो अभी उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो दो टॉपिक हैं वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या है। जैसे कि हम समाज में सभी को इक्वल देखना चाहते हैं, लेकिन जाति व्यवस्था उसको होने नहीं देती है, उसमें बाधा का काम करती है। तो ये डिसफंक्शन हो गया। तीसरा प्रकार इन्होंने व्यक्त प्रकार कहा है, और इन्होंने कहा है कि इसमें कर्ता को परिणाम की जानकारी होती है। तो जो डायरेक्ट फंक्शन होता है उसमें हमें पता रहता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा। जैसे कि बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि यदि आप लोगों में से कोई भी, जैसे कि आप लोग बीए या एमए या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं पीजीटी का एग्ज़ाम निकालने के लिए पढ़ रहा हूँ या फिर नेट का एग्ज़ाम निकालने के लिए पढ़ रहा हूँ, और मैं इसको पढ़ूंगा तो मेरा वो एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है ये डायरेक्ट फंक्शन है, व्यक्त प्रकार है कि इसमें कर्ता जो होता है इसको रिजल्ट पता रहता है कि हाँ आखिर में मैं काम क्यों कर रहा हूँ। वहीं पे अव्यक्त प्रकार जो होता है इसमें कर्ता को न तो उस प्रकार के बारे में जानकारी होती है कि आखिर में ये प्रकार क्यों कर रहा हूँ, और ना ही इसके परिणाम का उसे पता होता है। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एमिल दर्खाइम ने दंड का जो प्रावधान हमें समाज में देखने को मिलता है
दंड का जो प्रावधान है दरखाइन के हिसाब से मैं बता रही हूँ, जो इग्नू के बुक में जो डिस्क्राइब किया गया है। तो दरखाइन ने कहा है कि जो समाज में एक दंड का प्रावधान होता है कि कोई व्यक्ति समाज के अनुरूप यदि कार्य नहीं किया या कोई अपराध कर दिया ऐसा जिसके लिए दंड देना है, तो ये जो है वो व्यक्त प्रकार्य है। पता है कि पूरे समाज को पता है कि इसने समाज के जो नियम है उसके विरुद्ध जाके काम किया है तो उसे दंड मिलना है। ये हो गया व्यक्त प्रकार्य। लेकिन दरखाइम ये कहते हैं कि यह दंड का सिर्फ इतना ही प्रकार्य था कि जो व्यक्ति अपराध करे उसको सजा दे दी जाए, ऐसा नहीं होता है। इसके कुछ अव्यक्त प्रकार्य भी होते हैं। जैसे दंड का प्रावधान जो समाज में है, इससे समाज में जो है एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनी होती है, एक ये सामूहिक एकता की भावना लाती है कि समाज में यदि कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करेगा तो उसे समाज जरूर, सभी मिल के समाज के सदस्य दंड देंगे। इस प्रकार से जो उस समाज के व्यक्ति होते हैं वो उस अपराध से या बोलें कि उस टाइप के कोई भी कार्य नहीं करना चाहेंगे जिससे कि उन्हें दंड मिले। तो जो दंड है उसका अव्यक्त अगर हम प्रकार्य देखें तो वो ये निकल के आता है कि ये समाज की एकता को भी बनाए रखता है, लोगों की जो एकता है उसमें विश्वास को भी जगाए रखता है कि इससे हमारी यूनिटी बनी रहती है कि हाँ, जो हमारा पूरा समाज है वो इसी टाइप के नियमावली को फॉलो करता है और इसके विरुद्ध जाके अगर कोई भी कुछ मिसबिहेव किया, कुछ ऐसा काम कर दिया कि जो समाज के अनुरूप नहीं है, तो उसे उतनी ही कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी जितना बड़ा उसका अपराध होगा। तो अव्यक्त प्रकार ये देखा जाए कि दंड का जो डायरेक्ट है फंक्शन वो तो ये है कि जिसने सजा की जिसने अगर कुछ अपराध किया तो उसको दंड दिया जाएगा या फिर सजा दी जाएगी। लेकिन अव्यक्त प्रकार ये है कि इससे सामूहिक एकता जो है वो समाज में बनी रहती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज जो है मर्टन की थ्योरी जो है वो काफ़ी डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं वन बाय वन। तो अभी तक आप लोगों ने जो इनके कुछ कॉन्सेप्ट थे कि आखिर में फंक्शन होता क्या है, मर्टन के नज़रिए से हम लोग देख रहे हैं अभी कि आखिर में मर्टन ने फंक्शन को किस प्रकार से डिफाइन किया है। और फिर उन्होंने ये बताया है कि प्रकार जो है वो सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता है बल्कि कई प्रकार के होते हैं जिनको उन्होंने समझाया है। आगे हम लोग इनके और भी कुछ महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका जो है वो पसंद आता होगा, मेरे लेक्चर्स पसंद आते होंगे। और यदि मेरे लेक्चर्स, मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग कमेंट करके बताया करिए, हमें लाइक किया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।